मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीब 13.5 करोड़ का है एंड इस साल वो 20% से ग्रो किया। इसका मतलब मेरा पैसा हर 3.5 साल में दुगना होगा। तो 3.5 साल बाद यही 13.5 करोड़ करीब 27 करोड़ बनेंगे। फिर 3.5 साल बाद ये 27 50 करोड़, फिर 3.5 साल बाद 100 करोड़। मतलब 10 से 11 साल के अंदर अगर मैं 20% रिटर्न जनरेट कर पाया, मेरे पास 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा। करोड़पति बनने के लिए आपको वक्त और रेट ऑफ रिटर्न इन दोनों को समझना है। वक्त आपके साथ है, रेट ऑफ रिटर्न भी आपके साथ हो सकता है अगर आप डिफरेंट एसेट क्लासेस को, मतलब आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको सही से समझें एंड अपना पैसा सही से रिस्क मैनेज करते हुए डिप्लॉय करें। इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे। 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए आपको चाहिए यही एक वीडियो। सबसे पहले प्रोटेक्शन। कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ या आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लग गए, आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी डामाडोल हो सकती है, क्योंकि वो पैसा जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बनाना चाहते थे आज ही खत्म हो जाएगा। ये चीजें क्या होती है? हेल्थ, लाइफ और इमरजेंसी। हेल्थ से शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग रखिएगा, माँ बाप का अलग, क्योंकि वो बुजुर्ग हो रहे हैं और उनका जैसे ही 60 साल बनेगा वो प्रीमियम बहुत बड़ा हो जाएगा। अपने परिवार के लिए अलग, क्योंकि आप अभी भी जवान हैं एंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता रहेगा। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ अपना एक पर्सनल इंश्योरेंस लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप नौकरी छोड़ेंगे आपकी इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगी। सो यू वांट समथिंग दैट यू ओन एट योर ओन एंड। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपकी जिंदगी को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने के लिए लाइफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट वे टू डू दैट। टर्म इंश्योरेंस प्लान इज द राइट अप्रोच, जहां सबसे कम प्रीमियम के लिए आपको सबसे ज्यादा कवर मिलता है। कवर का मतलब अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को या नॉमिनी को कितना पैसा मिलता है। मिनिमम 15 गुना अपनी ईयरली सैलरी का वो कवर लीजिएगा एंड आइडियली 25 गुना अपनी ईयरली सैलरी का कवर शुड बी योर लाइफ इंश्योरेंस कवर। नंबर 3, इमरजेंसी फंड। वो इमरजेंसी जो एक हेल्थ और एक लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं कर सकता। गाड़ी खराब हो गई या कहीं कुछ घर में काम करना पड़ गया या किसी दोस्त को या परिवार वाले को कुछ पैसा चाहिए, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? तो अपनी महीने की जरूरतों का जितना भी आपका खर्चा है उसका into 6 इज द मिनिमम इमरजेंसी फंड जो आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। आइडियली 12 महीने का खर्चा एंड दैट इज पार्क्ड 70% इन एफडी, ताकि आप 24 घंटे के अंदर उसको रिट्रीव कर पाए। 20% इन द बैंक, ताकि यूपीआई या डेबिट कार्ड से आप इंस्टेंटली एक्सेस कर पाए, एंड 10% इन कैश, ताकि अगर इंस्टेंटली किसी को पैसे की जरूरत हो आप उसको डिप्लॉय कर पाए। ये 3 चीजों के बाद आप तैयार हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। हर एक इन्वेस्टमेंट रिस्क के अनुसार सेग्रीगेट होती है, तो 3 रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे। लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क में सबसे पहले आता है फिक्स डिपॉजिट, मम्मी पापा का प्यार। यहां आप बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक आपको एक गारंटीड फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल हो सकता है, कुछ दिन भी हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, सो ऑन। एंड हमें लगता है बहुत बढ़िया चीज है, नहीं है। फिक्स डिपॉजिट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर मनी, नॉट टू ग्रो योर मनी। क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज 5-6 मैक्सिमम 7% मिल जाएगा, तो टैक्स काट के वो मोटा मोटा 5.5-6% ही बैठेगा। इन्फ्लेशन भी 6% है, मतलब आपका पैसा औकात में ग्रो नहीं कर रहा, नंबर में तो ग्रो कर रहा होगा। 100 रुपए 106 दिखेंगे हर साल के बाद, लेकिन वो 106 वही चीज खरीद पाएगा जो पिछले साल 100 रुपए की थी। बेसिकली इन्फ्लेशन हैज इरोडेड द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं, एफडी को यूज करिए अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए नहीं। दूसरा लो रिस्क एसेट इज पीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। सरकार एम्प्लॉइज को और नॉर्मल जनता मतलब पब्लिक को प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देती है। ईपीएफ अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट नौकरी है उसमें आपको मिलता है, यू कंट्रीब्यूट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर बेसिक सैलरी, कंपनी उसको मैच करती है एंड दैट गोज इनटू योर ईपीएफ अकाउंट, जहां आपको ऑन डेट 2023 दिसंबर की बात कर रहा हूं 8.15% फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, विच इज ब्रिलियंट, बेटर देन एनी अदर एफडी आउट देयर। एंड ये आप सालों साल रख सकते हैं या नौकरी छोड़ने के बाद निकाल सकते हैं। अपने पीएफ अकाउंट को एक नौकरी से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं,
All of this is flexible. I will highly recommend that for your retirement, क्योंकि ये 8.1% बहुत बढ़िया से ग्रो करके आपके पैसे को अच्छी वैल्यू पे ले आएगा। अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है एंड आप पीएफ का फायदा उठाना चाहते हैं, देन देयर इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्योंकि पूरी दुनिया के लिए है, इसका रेट ऑफ रिटर्न कम है, लेकिन फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है। 7.1% इज व्हाट यू कैन गेट। द चैलेंज देयर इज इसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.5 लाख रुपए साल का है। सो यू कांट पुट मोर देन 1.5 लाख रुपीज इन अ पीपीएफ। लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा है और आप एफडी में नहीं डालना चाहते, देन कम से कम एक पीपीएफ में डाल के 7.1% या जो भी प्रिवेलिंग रेट है उसको एंजॉय कर सकते हैं। द थर्ड लो रिस्क एसेट इज नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस। इसमें आप हर महीने कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं एंड यू विल पुट इट इनटू योर एनपीएस अकाउंट। 60 साल के बाद आपको ये पैसा मिलता है एंड वो भी 2 भागों में। 60% ऑफ दैट आपको लमसम मिलता है ताकि रिटायरमेंट के बाद आपकी जो भी जरूरतें हैं वो उसको पूरा कर सकते हैं, एंड देन रिमेनिंग 40% इज स्प्लिट इनटू मंथली पेमेंट्स दैट कम टू यू इन द फॉर्म ऑफ लाइक अ पेंशन या एक सैलरी पोस्ट रिटायरमेंट। तो आपका एक टाइम का खर्चा भी बन जाता है एंड फिर महीने का इनकम भी बनता रहता है। द की हियर इज 60 years तक का लॉक इन। दैट मीन्स कि ये इन्वेस्टमेंट एसेट सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही प्लान करना चाहिए। यू कांट यूज इट फॉर योर लाइफ बिफोर रिटायरमेंट। तो आपके बच्चों की शादी या आपका कोई बड़ा सा अरमान, कोई घर की डाउन पेमेंट, वो सब एनपीएस के थ्रू नहीं हो सकती है। बट द गुड थिंग इज दिस इज कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। आप डिसाइड करते हैं कि आप इस एनपीएस अमाउंट को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप इक्विटी में कर सकते हैं, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में कर सकते हैं, एंड यू कैन रियली बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम द 60 years तक की कंपाउंडिंग, व्हिच कुड मीन पैसा बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट लो रिस्क एसेट इज गोल्ड। अब गोल्ड टेक्निकली लो रिस्क नहीं है, लेकिन लोअर रिस्क है फ्रॉम द अदर एसेट क्लासेस। काफी स्टेबल रहता है। इनफैक्ट हाल ही में तो बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। एसजीबी विच आर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये हैं सरकार के बैक्ड डिजिटल गोल्ड पॉलिसीज। वो सबसे बेस्ट तरीका है गोल्ड खरीदने का। 2015 में जो एसजीबी लॉन्च हुआ था, मिनिमम 8 साल का कमिटमेंट होता है, वो जब 2023 में रिलीज होंगे, ऑन एन एवरेज 12% पर ईयर का रिटर्न है, विच इज फिनोमिनल। एंड ओवर एंड अबव दैट सरकार एसजीबीज पे आपको 2.5% भी देती है। दिस मेक्स एसजीबी द बेस्ट वे टू बाय एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड। प्लीज गोल्ड खरीदने के लिए ज्वेलरी मत खरीदिए। मेकिंग चार्ज और जीएसटी में ही वो पैसे चले जाते हैं, 10, 12, 11% या जितना भी। और आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा महंगा ही होता है। वो 2.5% जो एसजीपी में मिलता है वो नहीं मिलेगा। गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन, वो सब बेकार ही हैं, क्योंकि कहाँ आप उसको स्टोर करेंगे। हाँ प्योर है, वो सब है, लेकिन फिर भी उसका जीएसटी भी देना पड़ता है। एसजीबी इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, एंड अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन श्योरली गो इनटू गोल्ड। अब आप देखेंगे कि ये जो लो रिस्क एसेट्स हैं, दे आर बिटवीन 6 to 10%, मोटा मोटा। एंड दैट मीन्स कि आपका पैसा बाय द रूल ऑफ 72, विच इज 72 का अगर आप रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितने सालों में आपका पैसा दुगना होगा। दिस सेज कि करीब 7 साल में आपका पैसा दुगना होगा, विच मीन 10 साल के अंदर आपका पैसा करीब 3 गुना बना होगा। नॉट बैड, बट कुड बी अ लॉट बेटर। इसके लिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एंड रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब आए दिन ये पैसा उतरेगा, बढ़ेगा, उतरेगा, बढ़ेगा, उतरेगा, बढ़ेगा, एंड आपकी दिल की धड़कनें भी शायद उसी के तहत चलेंगी। इफ यू कैन कंज्यूम दैट रिस्क एंड बी एग्नोस्टिक टू इट, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यू कैन रियली बेनिफिट फ्रॉम बेटर रेट ऑफ रिटर्न्स। आइए इसको समझते हैं। तो मीडियम रिस्क में सबसे पहला आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप एक कंपनी को एक लोन दे रहे हैं। तो जैसे आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, वैसे ही आप एक कंपनी को पैसा देते हैं और वो आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। दिस कैन बी एनीवेयर बिटवीन 8 to 12, 13%। मीडियम रिस्क क्यों है? क्योंकि अगर ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है तो बहुत बढ़िया अंकुर। द रिस्क देयर इज द कंपनीज वर्थ या क्वालिटी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी बंद हो गई तो आपके पूरे के पूरे पैसे गए, एंड दैट कुड बी अ रियलिटी। इसीलिए द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर रेटेड। तो वो एक क्रेडिट एजेंसी उनको बोलती है कि यार ये कंपनी बढ़िया है या नहीं, पैसे देने का
औकात रखती है या नहीं, दैट इज व्हाट्स डिटरमिन्ड। सबसे बेस्ट रेटिंग होती है AAA, फिर होती है AA, फिर होती है A, फिर आते हैं B कैटेगरी में, C कैटेगरी में। उनमें तो कभी पैसा डालना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कुड बी गुड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, जहां फिक्स रेट ऑफ रिटर्न कमाना चाहते हैं, जो कि FD से बेटर हो सकती है। लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ AAA और AA कंपनीज में ही इन्वेस्ट करिएगा। A भी रिस्की ही हो जाता है। I would not recommend that. फिर the next medium risk is real estate. And real estate पे लोगों ने बेशुमार पैसे कमाए हैं। Two ways of making money from real estate. एक रेंटल इनकम, तो आपने जो भी खरीदा, घर खरीदा, दुकान खरीदी, मॉल में कोई शॉप खरीद लिया या ऑफिस खरीद लिया, उसको आपने किराए पे चढ़ा दिया, which is great. Second, which is what a lot of people do, is appreciation of that property itself. तो खरीदा, कल को जाके बेच दिया। एंड इसमें आप रेंटल प्लस एप्रिसिएशन के साथ एनीवेयर बिटवीन 12% अपवर्ड्स कमा सकते हैं। अगर आप बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो मे बी बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, बट मान के चलिए it will be between 8 to 14% or so. The big challenge in real estate is, सबसे पहले तो बहुत पैसा चाहिए होता है, और इतना पैसा शुरुआत में तो होता ही नहीं है। लाइक 1 करोड़ तो कहीं नहीं गए। एंड दूसरा, लिक्विडिटी नहीं है। जब आपको वाकई में वो पैसा चाहिए होगा, उस समय पे खरीदार है या नहीं है, that is always a struggle. That's why I'm not a big fan of real estate. But the good way, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, could be REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये रियल एस्टेट कंपनीज हैं या डेवलपर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स को क्लब करके एक REIT बनाते हैं। एंड देन दे से कि इस प्रोजेक्ट्स में से जो भी रेंटल इनकम मिलेगा ना, दैट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बैक टू द ओनर्स ऑफ द REIT, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक योर मनी। तो आप REITs को एज अ स्टॉक ऑन द स्टॉक एक्सचेंज खरीद सकते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटिफुल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट विदाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या लिक्विडिटी नहीं है। जैसे स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं ड्यूरिंग मार्केट टाइमिंग्स, वैसे ही आप खरीद सकते हैं। 500 रुपए से वो REIT शुरू भी होंगे, एंड यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन दैट, व्हिच कुड मेक इट लेस रिस्क फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव, डेफिनेटली अ लॉट मोर इजी फ्रॉम अ वैल्यू पर्सपेक्टिव। एंड अगर आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री या एसेट में बिलीव करते हैं, then could be a good way for you to start investing. And then finally, medium risk में आता है mutual funds या stocks. This is where a lot of the action happens. And हाल ही में खासकर बहुत ज्यादा हुआ है। SIP के टोटल वॉल्यूम रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के इतने सारे अकाउंट बन गए हैं, एंड इसमें बहुत सारे रूप हैं। One which people think is the only way is buying stocks. Buying stocks is actually the hardest way for a new person to make money. क्यों? किस बेसिस पे आप स्टॉक लेंगे? स्टॉक टिप्स पे तो नहीं लेना चाहिए कि भैया कोई टेलीग्राम मैसेज आ गया या कोई SMS किसी ने भेज दिया या किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया तो उसके चलते ले लो, वारी को इंडस्ट्री रातों रात दुगना हो जाएगा। नहीं होता है दोस्त, कहीं भी कोई फ्री पैसा नहीं है। तो आपको पूरी शिद्दत के साथ बैठ के उस कंपनी को समझना पड़ेगा, क्या करती है, मार्केट शेयर कैसा है, प्रमोटर्स कैसे हैं, ग्रोथ कैसी रही है, रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या है, वो सारे मेट्रिक्स, एंड फिर उसका मूवमेंट कैसा रहा है, कितने हाई पे या लो पे है। बहुत टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट एवरीवन इज इक्विप्ड टू डू। तो मेरी राय हमेशा ये रहती है, स्टॉक्स मत खरीदिए, क्योंकि स्टॉक्स लेने पे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, एंड देन we suffer if they are not performing well, or we feel that we are rock stars if they do perform well. Both of these are incorrect. The best way in my opinion is mutual funds. म्यूचुअल फंड्स में आप ये पूरी जिम्मेवारी एक फंड मैनेजर को देते हैं कि यार आप मेरे लिए रिसर्च कर लो, आप मुझे बता दो कि क्या खरीदना है, एंड आप मेरे बिहाफ पे खरीद भी लो। मैं आपको उसके लिए एक छोटा सा किराया दूंगा या प्राइस या कॉस्ट दूंगा, विच इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशियो। इट्स अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन। तो अगर आपने 100 रुपए डाले हैं एंड एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो 99 रुपीज इन्वेस्ट होंगे, 1 रुपए जो है वो फंड रखेगा अपने खर्चे के लिए, क्योंकि जिंदगी भी जीनी है, सैलरी भी देनी है वगैरह। एंड दीज म्यूचुअल फंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। आप एक डेट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जो कि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, एंड वो आपके लिए चुनिंदा सारे करेगा कि यार SBI का FD कर लिया है, कहीं कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली है, कहीं किसी का कॉर्पोरेट बॉन्ड ले लिया है, कहीं कुछ डूब रहा हो या मर रहा हो तो वो उसको रीबैलेंस कर लेंगे। आपको ये सब सोचना ही नहीं होगा, आपको मोटा मोटा वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। इट्स नॉट गारंटीड, बट यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि इन द बॉलपार्क आ जाएगा। और यू कैन इन्वेस्ट इन अ इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें भी बहुत तरीके होते हैं। यू कैन इन्वेस्ट इन अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों में डालो। कंपनियों जैसे कि निफ्टी 50,
is a good index. Index मतलब a group of companies जिसके price movements track होते हैं. Nifty 50 are the top 50 companies listed on the National Stock Exchange. तो your usual suspects वो Reliance हो गया, वो SBI हो गया, वो HDFC हो गया, वो Tata, Infosys, ये आपके normal companies हैं. इन पे हमें भरोसा है. भारत की टॉप 50 कंपनीज है तो नेचुरली हो गई. एंड दीज आर कॉल्ड लार्ज कैप, मतलब लार्ज साइज कंपनीज. तो उनके प्राइस मूवमेंट्स भी ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं. ये नहीं कि पागलपन जैसे 20% अप 20% डाउन. धीमे धीमे चलते हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं. आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप मिडिल साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो मिड कैप 100 या मिड कैप 150 ये एक इंडेक्स है. व्हाट इज दैट? मिडिल साइज कंपनीज की टॉप 150 कंपनीज. अब इनमें जा सकते हैं. रिस्क थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि ये मिडिल साइज कंपनीज है, इनका उतार चढ़ाव ज्यादा होगा. या आप फिर स्मॉल कैप या छोटे साइज कंपनीज में जा सकते हैं. स्मॉल कैप 250 एक इंडेक्स हो गया, उसमें भारत की जो टॉप 250 कंपनीज हैं इन द स्मॉल कैटेगरी, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है. सबसे ज्यादा रिस्क है लेकिन रिटर्न भी शायद उसके अकॉर्डिंग मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करेंगे. तो यू कैन डू दीज 3 और अ मिक्सचर. या आप इंडस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं. क्या मुझे आईटी में इन्वेस्ट करना है तो आईटी का एक म्यूचुअल फंड ले लो, या मुझे एग्री में इन्वेस्ट करना है तो एग्रीकल्चर का एक म्यूचुअल फंड ले लो, या बैंकिंग में करना है तो बैंकिंग का ले लो. द कॉम्बिनेशन इज देयर. स्मॉल केसेस एग्जैक्टली इसलिए बने हैं. जो म्यूचुअल फंड नहीं कर सकता वो स्मॉल केस कर सकता है. तो आप स्मॉल केस में अगर जाएंगे तो वहां आपको मिडिल क्लास में आप इन्वेस्ट करने का तरीका मिलेगा, रूरल इंडिया में इन्वेस्ट करने का तरीका मिलेगा, टाटास की सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का तरीका मिलेगा. एंड दैट आर ग्रेट एंड दीज आर ग्रेट वेज फॉर यू टू इन्वेस्ट इन एन आइडियोलॉजी और एन आइडिया दैट यू बिलीव इन. मेरी राय कि आपको जिंदगी में 3 म्यूचुअल फंड चाहिए. एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप. एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर एज एंड योर इनकम, the approximate ratio will be 60% large cap, around 30% mid cap, around 10 to 15% small cap. ये आपके रिस्क को अच्छे से मैनेज करेगा. But this is the medium risk category. अब इसमें आप देखेंगे your average return is now in the range of 12 to 15%. तो जहां वो आपका 6 से 10% था लो रिस्क, वहीं ये 12 से 15% हो गया है. 18-20 तक भी हो सकता है. आप बोलेंगे यार ज्यादा अंतर तो है नहीं, पर है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने 20% ऑन एन एवरेज रिटर्न कमाया इस साल. मतलब हर 3.5 साल में मेरा पैसा दुगना हो रहा है. तो जहां आपके लो रिटर्न में 10 साल के अंदर आपका पैसा तिगना हुआ होगा, मेरा 10 साल के अंदर वही पैसा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 गुना हो चुका होगा. तो आपका 3 गुना, मेरा 8 गुना. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लो रिस्क एंड मीडियम रिस्क. फिर आता है हाई रिस्क. एंड इसमें 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. व्हाई डू आई कॉल इट हाई रिस्क? बिकॉज जितनी जल्दी से आप पैसा इसमें कमाएंगे उतनी जल्दी से पैसा गवा भी सकते हैं. इट्स हाईली लेवरेज्ड. इट मे नॉट बी व्हाट यू आर गुड एट. यू मे फील कि आप इसमें अच्छे हैं क्योंकि आए दिन आपका एक P&L बनता है. स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है कि आप जिस दिन खरीदते हैं उसी दिन बेच देते हैं, एंड यू आर बेटिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स. It is something that people do make money on, but it is also something which is highly technical. तो I will not recommend that अगर आप एक स्टार्टर हैं एंड आपके खुद का कोई कॉर्पस नहीं है. दूसरे के पैसे पे आप स्टॉक ट्रेडिंग कभी नहीं करेंगे. Don't make that mistake. Ever. लेकिन अगर आप इसमें अच्छे हैं तो you can earn अनगिनत. It could be 25%, 30%, even upwards. And that is high risk. The second high risk is startup investing. Startup investing हर एक इंसान नहीं कर सकता because there are check sizes. You may not even get an entry into the startup क्योंकि आप जाने माने नहीं है, फाउंडर नहीं है, या आपका कुछ ऐसा AIF या alternate investment fund नहीं है. There are 1000 restrictions. लेकिन अगर आप कर सकते हैं then startup investing is highly risky. क्यों? पूरे का पूरा पैसा जा सकता है. कंपनी अगर बंद हो गई then पूरे का पूरा पैसा गया. There is no middle ground in there. सेकेंड, लिक्विडिटी नहीं है. ऐसा नहीं है कि जब आपको पैसे चाहिए आपको मिल जाएगा. देयर हैज टू बी अ बायर व्हिच यूजुअली इज अ फंडिंग राउंड. उसमें भी इन्वेस्टर पता नहीं क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डालेगा. आपका ऑर्डर पता नहीं कितना हाई है कितना लो है इन टर्म्स ऑफ आपको कब पैसा मिलेगा अगर मिल रहा है. तो इट इज एक्सट्रीमली रिस्की but could come with very high returns. In the past, my startup investing has given me returns of 35-40% on a yearly basis, even upwards. But it's something that I do
नो मोर देन 25% ऑफ माई एलोकेशन। वो भी मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं स्टार्टअप की दुनिया से हूं, तो 15 साल बिता चुका हूं, थोड़ा बहुत समझता हूं, एंड इसके बावजूद भी गलतियां होके ही रहती हैं। Extremely risky, not recommended for a new investor. And the third high risk is crypto. क्रिप्टो में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कंडीशन पे इन्वेस्ट करना है। नंबर 1 कि आप उसको समझते हैं एंड आप ये पैसा बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि भाई रातों रात बन जाएगा। You understand what the asset is. And number 2, you are ready to lose all of this, and that's why you will not put more than 5% of your total portfolio into crypto. 5% के मोटा मोटा घूमना है, मैक्सिमम 10% जा सकते हैं अगर आपको पूरी क्लैरिटी है कि क्रिप्टो कैसे काम करता है और आप क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर रेडी टू लूज ऑल ऑफ इट। उससे ज्यादा तो बिल्कुल हरगिज ही नहीं। देयर आर सेवरल केसेस इंक्लूडिंग वॉल्ट जिसमें मैंने अपने पैसे डाले थे, पूरे के पूरे गवा दिए, फिर से बिल्ड करना पड़ा वो पोर्टफोलियो, थैंकफुली बन चुका है, बट नाउ आई हैव इन अ कोल्ड वॉलेट, मतलब इट्स नॉट ऑन अ शेयर्ड वॉलेट जहां प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं, इट्स देयर ऑन द ब्लॉकचेन एंड आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दैट, बट आई एम लॉन्ग ऑन क्रिप्टो। मैं सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में ही इन्वेस्ट किया है, वो भी सिर्फ एक ही टारगेट के साथ जो टारगेट पूरा हो चुका है। 1 बिटकॉइन, 10 इथेरियम, 100 सोलाना, which is what I have and that's what I am sitting on. ये है सारे इन्वेस्टमेंट क्लासेस। अब हाउ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2024 इज अ फंक्शन ऑफ कि आप किस रेट ऑफ रिटर्न को हासिल करना चाहते हैं एंड उसके लिए कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है। माय सजेशन, अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, देन स्टार्ट विद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। दे आर द बेस्ट वे टू गेट द डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग। SIP शुरू करिए, हर महीने 1 दिन पे पूरी शिद्दत के साथ वो पैसा निकल जाएगा। उन 3 म्यूचुअल फंड्स में जो मैंने बताया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें इन्वेस्ट करिए। एक रेशियो डिसाइड कर लीजिए, 60-25-15 इज अ गुड रेशियो, अ सेफ रेशियो, एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड दैट डिसिप्लिन। 1-2 साल जब करेंगे ना तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी, मोर इंपॉर्टेंटली कंफर्ट बनेगा कि यार पैसा हर महीने निकल जाता है, अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, and I'm able to see how I react to it. That is the bigger understanding. जब आप अपने पैसे के साथ का रिश्ता समझ पाएंगे ना, तब आप कंफर्ट बनाएंगे कि इस पैसे को आप कैसे यूज करना है। एंड वंस वो 1-2 साल का कंफर्ट बन जाएगा, स्टार्ट गोइंग इनटू अदर रिस्क एरियाज। आप अलग रिस्क लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो पैसा बन चुका है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसको लो रिस्क एसेट्स में डाल सकते हैं। सिर्फ जो प्रॉफिट बना है उसी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। Whatever is the strategy you use, you have to get started and ये समझना होगा कि मेरा पैसे को लेके रिश्ता क्या है। What is my way of reacting to risk and the ups and downs of investing? I wish all of you a wonderful investing 2024. Get started. Take charge of your money. God bless you all. Ankur Warikoo.